आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जोश के साथ पढ़ेंगे। मेरा नाम है पद्मनाभ शर्मा। आई होप अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेली वहां पर नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए डलता है और हमेशा डलता रहेगा, तो जाओ जाके फॉलो करिए। आते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सबसे पहले आता हूं एग्रीमेंट पे कि आखिरकार एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस देखेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे और आप जाएंगे सब्सक्राइब करके या फिर लाइक करके। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज ई में बता दिया गया कि सर एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि हर वो प्रॉमिस या मैं कहूं हर वो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करता है इन दोनों पार्टीज के बीच में, है ना, बिटवीन ईच अदर, जो एक कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। कौन? हर वो सेट ऑफ प्रोमिसेस या वो प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, वो कहलाता है वहां पर एग्रीमेंट। यानी कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बनता है तो एग्रीमेंट कहलाता है। लिखा है मैंने नीचे। अब वो कैसे होता है सर, एक उदाहरण दे दीजिए। तो एग्जाम्पल पे आता हूं। पर्सन ए ने यहाँ पर पर्सन बी से बोला, क्योंकि पर्सन ए यहाँ पर ऑफर दे रहा है और वो ये कहता है कि पर्सन बी, क्या तुम मेरी जो कार है 1 लाख रुपए में खरीदोगे? ये मेरी साइड से ऑफर है। एंड बिकॉज वी आर सेइंग दैट दिस इज ऑफर, तो हम कहेंगे कि यानी कि ए जो है वो प्रपोजल दे रहा है। तो ए प्रपोजल देता है कि विल यू बाय माई कार, कितने में? 1 लाख रुपए में। पर्सन बी बोलता है ठीक है 1 लाख रुपए में मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि जो आपकी कार है मैं 1 लाख रुपए में ठीक है खरीदना चाहूंगा। पर्सन बी यहाँ पर उसके प्रपोजल का एक्सेप्टेंस देता है। अब ये वो वाला प्रपोजल नहीं है, यहाँ पर कार का बेचना लेन देन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर मत पहुंच जाना। तो प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्टेंस दी, ठीक है 1 लाख रुपए में मैं लेना चाहूंगा आपकी ये कार, मैं खरीद लूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हुआ क्या। पर्सन ए ने प्रपोजल दिया कि पर्सन ए मैं आपको मेरी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहूंगा, उसने एक्सेप्टेंस भी दी। तो यानी कि इस पर्सन ए ने अब प्रॉमिस करा कि ठीक है मैं मेरी कार आपको दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अपना परफॉर्मेंस तो करूंगा, बट आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। तो आपका जो प्रॉमिस है, आप जो आपने प्रॉमिस करा 1 लाख रुपए का, वो आप मुझे परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो आप मुझे देंगे। और जो मैंने प्रॉमिस करा कि मैं आपको कार दूंगा इसके बदले, तो मैं मेरा भी कर्तव्य निभाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ प्रोमिसेस हुए, या मैं कहूं कि हर वो प्रॉमिस हुए, यानी कि मैं कहूं यहाँ प्रॉमिस हुआ, या मैं कहूं एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, अगर डेफिनेशन के तौर पर चले हम, ठीक है, इधर उधर नहीं भागेंगे। तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस तो हो गए यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के बीच में। आगे ये भी बता दिया कि कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं ये प्रोमिसेस। अब कंसिडरेशन कैसे? बॉस, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये है कि बॉस इस पर्सन ए के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? भाई उसने कार इस बी को दी, बट उसको क्या मिला इसके बदले? ये 1 लाख रुपए मिले। तो इस पर्सन ए के लिए कंसिडरेशन 1 लाख रुपए है। पर्सन बी ने 1 लाख रुपए दिए इस पर्सन ए को, बट इसको इस 1 लाख के बदले में क्या मिला? कार मिली। तो पर्सन बी के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? ये कार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोमिसेस हुए, देन कंसिडरेशन हुआ दोनों के बीच में, तो कंसिडरेशन हो गया, प्रॉमिस हो चुके थे, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और यही डेफिनेशन कह रही है कि हर वो प्रॉमिसेस या हर वो सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, वो कहलाता है एग्रीमेंट। क्लियर है? अब एग्रीमेंट तो हमने समझ लिया कि आखिरकार एग्रीमेंट होता क्या है। सेक्शन 2 के क्लॉज एच में बता दिया गया कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन उन्होंने एक बम फेंका कि एन एग्रीमेंट, यानी कि सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, बट कब होगा? जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, तभी हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के क्लॉज एच के तहत वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है,
वो एग्रीमेंट, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब ये कौन सी भला, देखिए इन्फोर्सिबल बाय लॉ से अगर मैं बताऊं आपको होता क्या है, ये कैसे होता है। अब कैसे हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल, भाई ये एग्रीमेंट की बात करिए, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि एग्रीमेंट तो सर बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, बॉस एग्रीमेंट जो है लीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं। लीगल एग्रीमेंट जो आपने देखा बॉस, इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं। सपोज मैंने आपको कहा कि आप जो है पर्सन ए, मैं हूं, पर्सन बी सामने खड़ा है, अज्यूम करो पर्सन बी को मैंने बोला कि पर्सन बी ये जो ड्रग्स है क्या तू इसे खरीदेगा 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या है, मैं इलीगल कुछ चीजें बेच रहा हूं, तो ये जो है कानून इसको मना करता है करने से, ठीक है। तो जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है 2 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा ड्रग्स। तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये इलीगल एग्रीमेंट है बॉस, ये कल को जाके इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ पे मैं कहता हूं कि यार जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है उसमें 2 चीज आती है, तभी हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। एग्रीमेंट में 2 चीज आएगी, 2 चीज हम देखेंगे तभी हम कहेंगे कि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो सेक्शन 10 और साथ ही साथ प्लस कर दो कि वहां पर पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज के बीच में। सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इन्फोर्सिबिलिटी कैसे चेक करी जा रही है यहाँ पर एग्रीमेंट की, ठीक है। हमें पता तो हो गया कि एग्रीमेंट होता क्या है, बट हर वो एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है कि हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, भाई बात तो सही पूछ रहे हो आप। तो मैं कह रहा हूं कि इन्फोर्सिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, तो सेक्शन 10 देखा जाता है, साथ ही साथ वहां पर यह देखा जाता है कि पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब सेक्शन 10 क्या है, सेक्शन 10 कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो खुद ही बताता है सेक्शन 10। तो वहां कह रहा है, वहां पर लिखी हुई है बात कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द, यानी कि हर एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जब वो ये सारी चीजें वहां पर होगी। अब कौन कौन सी बता दिया कि बॉस सेक्शन 17 में बोला है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज की। अब यहाँ पर जो है जो एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर देखो फ्री कंसेंट थी, उसने अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी, अपनी खुद की कंसेंट से। अब कल को पर्सन ए यहाँ पर इस बी के सर पे बंदूक रख के बोलता है कि बॉस यहाँ पर जो है तेरे को कार तो खरीदना ही पड़ेगी, तेरे मना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 1 लाख रुपए में तुझसे बेच के ही रहूंगा तुझको और तू खरीद के ही रहेगा, अगर तू नहीं खरीदता है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना फलाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये डरा धमका कर इससे कंसेंट ली जा रही है, फ्रॉड करके कंसेंट ली जा रही है, एंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट पे सेक्शन 17 पर मैंने फ्री कंसेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, ऊपर यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। तो इन जनरल मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि कंसेंट फ्री होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो जोर जबरदस्ती हुई क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 11 कहता है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर जो पार्टीज के बीच में भाई एग्रीमेंट जो होगा, पार्टीज कॉम्पिटेंट भी तो होना चाहिए। कॉम्पिटेंट इन द सेंस में कह रहा हूं कि वो लायक भी तो होना चाहिए, वो एलिजिबल भी तो होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट कह रहे हैं उस एग्रीमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि पार्टी सबसे पहले मेजर होना चाहिए। अरे यार आप आपकी जो कार है वो इस बी को बेच रहे हो, बी 8 ही साल का है, वो माइनर है, ठीक है, वो 12-1 साल का ही है, अभी 18 साल की एज अटेंड करी ही नहीं है उसे, और आप उससे एग्रीमेंट करने निकल गए, तो आप कर भी लोगे तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि मेजर होना चाहिए और साथ ही साथ साउंड माइंड होना चाहिए, ये पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन 23 भी कहता है कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, चाहे मैंने मेरे दोस्त को कह दिया कि ये जो मॉनिटर था कल को यार मेरे नाम लिखवा दिया इसने, तो अब देख इसको बाहर मिलते हैं, इसको 2-4 थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मारना, और अगर तू मारता है तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा।
मेरे कहने पर वो मार भी देता है, 5,000 रुपए उसको देता, मतलब, और मैं कल को नहीं देता हूँ और वो कोर्ट में पहुंच गया कि इसने बोला था मुझे, तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है बॉस। यहाँ पर आपने जो है, आपका उद्देश्य यहाँ पर अनलॉफुल था। भाई किसी को मारने की बात दे रहे हो आप, उसके बाद यहाँ 5,000 रुपए के प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये जो एग्रीमेंट करा आपने, ये इलीगल एग्रीमेंट है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर कंडीशंस भाई फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और साथ ही साथ कह दिया कि अगर ये सब चीजें नहीं होती है तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहला जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहला जाएगा। हम कहेंगे ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना, हम कहेंगे ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो सेक्शन 10 में जो बता दी गई चीज है वो होना, और साथ ही साथ यहाँ पर पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सब चीजें होगी तभी हम कहेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। कितनी बड़ी गाथा थी। अब मैं इन जनरल कहूं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का सर कुछ बताइए हमें। देखिए, अगर मैं कहूं नॉर्मल सी कि जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि पार्टीज के बीच में इंटेंशन होती है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अगर मैं डोमेस्टिक या फिर मैं कहूं कि सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, वहां पर इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप को बनाना, हम ये सब प्रिज्यूम करते हैं। भाई कमर्शियल और जो बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो हमको पता है कि हम जैसे जैसे कुछ भी हम लेन देन का काम करते हैं कमर्शियल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर जो भी चलते हैं हमारे काम, वो उसमें हम हमारा इंटेंशन रहता है, हम प्रॉपर जो एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपर रजिस्टर्ड फॉर्म में करते हैं, प्रॉपर रिटर्न और रजिस्टर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसमें हम आगे जाके पॉइंट्स डलवाते हैं कि भाई साहब अगर ये हमने जो प्रॉमिस करा ये परफॉर्म नहीं हुआ तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैठक होके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें हमारा इंटेंशन ही रहता है कि कल को अगर किसी पार्टीज ने अपना काम नहीं करा तो हम कोर्ट से काम करवाएंगे, फिर कोर्ट से मतलब कोर्ट में हम आपके खिलाफ केस करेंगे और फिर कोर्ट आपसे बोलेगी और फिर आप काम करेंगे। ठीक है, तो हम कोर्ट में जाके स्यू करेंगे। ठीक है, तो पार्टीज के बीच में इंटेंशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप वहां पर रहती है। मैं सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की बात करूं, सोशल एग्रीमेंट्स अगर कहें तो भाई मैंने मेरे दोस्त को बोला मेरी बर्थडे पार्टी है, आ जाना घर पे, तेरे लिए पिज्जा वगैरह सब मंगाया है मैंने। अब वो बोलता है ठीक है मैं 8 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बॉस, मेरा बर्थडे, उसके लिए मैंने इतना खर्चा करा, कम से कम 1,000 रुपए का पार्टी रखी और सिर्फ उसके लिए। ठीक है, वो आया ही नहीं 8 बजे तक। मैं उसको फोन लगा लगा के थक गया, उसने फोन ही नहीं उठाया, और सुबह लगाया और सुबह उठाता है और बोलता है सॉरी भैया। अब तो क्या मैं क्या उसको जाके कोर्ट में केस लगा दूंगा कि मैंने 1,000 रुपए की इतनी से पार्टी अरेंज करी थी, मेरा दोस्त आया ही नहीं, तो मेरे से उससे मुझे कंपनसेशन दिलवाओ? नहीं ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंटेंशन था ही नहीं लीगल रिलेशनशिप अटेन करने का। ये होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो एक लाइन है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर मैं जनरली देखा जाऊं, इतनी सारी गाथा आप जो सुन रहे हो, इतना पेशेंस लेके आप इतने लॉन्ग वीडियो देख रहे हो मेरी, आई होप आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं आता हूं कि बॉस यहाँ पर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कैसे। भाई हस्बैंड और वाइफ है, मेरी शादी तो नहीं हुई है तो मैं मेरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। एक हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड कहता है कि आप जो है शाम तक तैयार हो, अपनी वाइफ से कहता है कि बहुत दिन से शॉपिंग नहीं करवाई है, वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से। तो वाइफ कहती है कि आज रात को आप ऑफिस से आओगे तो फिर रात को हम चलेंगे शॉपिंग करने। ठीक है, तो बोलता है ठीक है तुम तैयार वगैरह होके रहना, हम शॉपिंग पर चलेंगे। अब वो आता है शॉपिंग पे, ले ही नहीं जाता है। तो कल को अपनी वाइफ जो है वो तो सज धज के बैठी थी बिल्कुल मेकअप वगैरह करके। अब कल को वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल थोड़ी ना कर सकती है कि सर कि जज साहब मुझे ये वहां पर शॉपिंग पे ले ही नहीं गए, ऐसा थोड़ी बोले। क्यों? क्योंकि कल को आपकी यहाँ पर जो इंटेंशन था आपके एग्रीमेंट का, वहां पर लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं था कि आप कल को हस्बैंड साहब आप मुझे कल नहीं ले जाते हैं तो मैं आप पे केस कर दूंगी तो ले ही जाना। ऐसे कुछ यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन थोड़ी था, ये तो एक जनरल सा एग्रीमेंट था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में। ठीक है, तभी जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो
तो मैंने कितनी बड़ी बातें कही। मैंने कहा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बट वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ में अगर जनरली कहूं तो मैंने कह दिया कि अगर कोई पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करते हैं, और फिर कोर्ट उसे आदेश देती है और वो फिर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करवाता है या फिर कंपनसेशन हमें देता है कोर्ट के द्वारा कहने पर, कोर्ट के कहने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कि वो एग्रीमेंट क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ था इसलिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हमने देख लिया कि कैसे होता है, तो सेक्शन 10 और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, तब जाके वहां पर कहेंगे कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। और मैंने एक लाइन भी कह दी थी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। इसका भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने जो तरीके के एग्रीमेंट बताए थे, अब मैंने इतने सारे एग्रीमेंट्स बता दिए। एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है बिजनेस एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट ही यहाँ पर कहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट ही होते हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि एग्रीमेंट जो है दो तरीके के होते हैं, लीगल और इलीगल। इलीगल जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कानून की नजर में आप जो ड्रग्स बेच रहे हो वो इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल आपने एग्रीमेंट करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपने लीगल एग्रीमेंट करा, भाई कल को इन्होंने कह दिया कि तू 1 लाख रुपए नहीं बेचेगा, मुझे 1 लाख रुपए में नहीं बेचता है, या मैं 1 लाख रुपए देता हूं और तू मुझे कार नहीं देता है, तो हमने ये एग्रीमेंट करा है कि अगर तू नहीं देता है तो मैं आपको जो है कोर्ट में फिर केस करूंगा आपके अगेंस्ट कि साहब मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए, इसने मुझे कार नहीं दी। तो यहाँ पर इनके बीच में इंटेंशन था एक लीगल रिलेशनशिप को अटेंड करना। ठीक है, ताकि आप इन दोनों में से किसी ने अगर प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करा तो मैं जो है कोर्ट में जाके सीव करूंगा आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि लीगल एग्रीमेंट भी है, इलीगल एग्रीमेंट भी है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी है, सोशल एग्रीमेंट, इतने सारे एग्रीमेंट है, बट ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये लाइन आपको आई होप क्लियर हुई होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, ये तो हमने इतनी लंबी चर्चा में समझ लिया। अब एक बेसिक सा चार्ट है, विद इन 4 और 5 मिनट्स में हम उसको समझते हैं और खत्म करते हैं बात को। ठीक है, अब ये बेसिक सा डिफरेंस, इतनी लंबी चीजें आपने देख ली, अगर आपने मेरे को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से चीजों को सुना होगा, गौर करा होगा, तो आपको ये डिफरेंसेस सारे क्लियर हो जाएंगे। पास में आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट को देख लीजिए। वो कहता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। ये डेफिनेशंस बता दी गई। और इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए एग्रीमेंट, वो हमने इतनी सारी चीजें देख ली, वो हमने क्लियर हो गया, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये कि कॉन्ट्रैक्ट में जो इंजर्ड पार्टी है वो एक दूसरे को स्यू कर सकती है क्लेम लेने के लिए। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि इन दिस इंजर्ड पार्टी कैन स्यू अदर एंड टेक क्लेम। किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया कि क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, और इन्फोर्सिबल बाय लॉ मैंने कह दिया था कि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टीज, दोनों पार्टीज में से कोई अगर अपना वादा नहीं निभाता है, अपना कोई प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में केस करती है और उससे क्लेम लेती है। कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों था, क्योंकि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करी थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स थी, वहां पर सेक्शन 10 का भी फुलफिलमेंट था। वो जो सारी चीजें हमने देखी थी वो सारी चीजें थी। तो इन शॉर्ट कहें कि कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टीज में से कोई एक पार्टी अपना वादा नहीं निभाती तो आप कोर्ट में जाके उसके वादे को निभवा सकते हो उस कोर्ट्स के ऑर्डर से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट है। एग्रीमेंट में क्या है कि जो इंजर्ड पार्टी है, अगर किसी ने अपना जो इंजर्ड पार्टी है, इन दिस इंजर्ड पार्टी कांट स्यू एंड डज नॉट टेक एनी क्लेम। अब एग्रीमेंट में हमने कहा कि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं, सिर्फ प्रॉमिस हुआ था और सिर्फ प्रपोजल हुआ था और एक्सेप्टेंस हुई थी। अब कल को इनके बीच में यहाँ पर कुछ किसी तरीके का अगर प्रॉमिस जो करा था किसी एक पार्टी ने, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती है, तो कल को सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाके उसमें ये नहीं कह सकती, केस नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट कि साहब इसने प्रॉमिस नहीं परफॉर्म करा। क्यों, क्योंकि आपके बीच में तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, आपके बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स नहीं थी।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो हम आपको क्लेम भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लेम तक क्यों पहुंच गए, केस ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, मैंने मेरे दोस्त को बुलाया और वो आया ही नहीं, उसने एक्सेप्टेंस तो दी थी बट हमारे बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था। मैं कल को जाके यहाँ पर क्लेम नहीं करवा सकता कि 1,000 रुपए की पार्टी दी थी मैंने उसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड वैलिड जब कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल्ड होंगे। ये सारे जो एसेंशियल्स बताए मैंने, सेक्शन 10 होना चाहिए, ठीक है, इन लीगल रिलेशनशिप की यहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में, वो सारे एसेंशियल्स, ये भी जो सारी चीजें बताई, तो एसेंशियल्स यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर वो एग्रीमेंट, अगर उस एग्रीमेंट में सारे एसेंशियल्स होंगे, वो भी वैलिड एसेंशियल्स, जो कि हमने देखे यहाँ पर, ये सब सेक्शन 10 और इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप की। तो ये सारे एसेंशियल्स अगर वैलिड होंगे वहां पर उस एग्रीमेंट में, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वो एग्रीमेंट। ठीक है, वो सारी चीजें इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि वो फुलफिल होना चाहिए सारी एसेंशियल, वैलिड एसेंशियल कंडीशंस, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एसेंशियल्स, मतलब जो एसेंशियल कंडीशन है ये जरूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है और हम कह देते हैं कि एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरो है। भाई नैरो क्यों है, भाई हमने कहा था कि बहुत सारे एग्रीमेंट है, लीगल है, इलीगल है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, सोशल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे तरीके के एग्रीमेंट्स देखे, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुए। मैंने एक लाइन भी कही थी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर कहें कि कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ ही लोग, भाई एग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ ही है, बट एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नैरो हुए ना, इसलिए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरो है, और एग्रीमेंट का स्कोप क्या है, वाइडर, बिकॉज एग्रीमेंट्स तो बहुत तरीके के होते हैं बट हर एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट नैरो है और एग्रीमेंट वाइडर है। और तो और कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट होना चाहिए और वहां पर लॉ के द्वारा एनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए, तभी वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है। और एग्रीमेंट कहता है कि एग्रीमेंट में सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन चीज रहेगी, तो ही वहां पर वो एग्रीमेंट कहलाएगा। बेसिक से डिफरेंस थे। आई होप आपको ये बेसिक से डिफरेंस क्लियर होंगे। मेरी वीडियो ज्यादा लंबी रहती है माना मैंने, बट अगर आपने देखी होगी तो कंसेप्ट तो एक एक क्लियर हुए होंगे आपको, क्योंकि ये लॉ है ना, लॉ को बहुत अलग रहता है। ठीक है, आपको अगर नॉर्मल सा मैं समझा देता हूँ और वीडियो खत्म कर देता हूँ, अगर ये शुरू से ही मैं ये चार्ट खोल के रख देता हूँ, विद इन 5 मिनट्स के अंदर मैं अपनी वीडियो एंड कर सकता था, बट नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कल को कोई भी पूछे वो पूछ ले किसने पढ़ाया, तो चलो हो गया, बहुत तारीफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर तो नहीं, ये इंस्टाग्राम की नहीं आती, तो फिर भी डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करना ना भूलिएगा।